ठीक है जी, तो स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हमने हैश फंक्शंस को डिस्कस किया था। ठीक है, हमने देखा था कि हैश फंक्शन क्या होते हैं और उधर कुछ चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। मतलब मैक को देखा था कि मैक क्या होता है, मैसेज एक्सेस कोड्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है तो हमने थोड़ी सी देखी थी। दो सिंपल से हैश फंक्शंस देखे थे, डिजिटल सिग्नेचर देखा था, मैक देखा था। ठीक है, तो उसी चीज़ को आज जो है तो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं हैश फंक्शंस की। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखें, हमने बात की थी कि कोई भी किसी भी मैसेज का जब आप हैश कैलकुलेट करते हैं तो वो किस तरह से कैलकुलेट होता है। वो आपके पास इस तरह से कैलकुलेट होता है कि लेट से आपके पास x जो है, ठीक है, अगर x आपके पास किसी मैसेज का ब्लॉक है, ठीक है, या ये वो डेटा है जिसका हमने हैश कैलकुलेट करना है, तो क्या करते हैं कि हम एक हैश का फंक्शन लगाते हैं इस एच पे और इससे एक हैश जो है तो जनरेट हो जाता है। ठीक है, हमारे पास तो ये बात हमने की थी कि हमारे पास इस तरह से जो है तो हैश जनरेट होता है। कोई भी हैश का फंक्शन हम इधर लगा देते हैं। ये फिर हमने डिस्कस किया था कि ये एच क्या होता है और आगे जब हम जाएंगे तो और साथ में टेक्निक्स आती जाएंगी तो उसमें ये आहिस्ता आहिस्ता जो है तो और भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या कह रहा है कि वो कह रहा है यही जो एक्स जो जिसकी मैंने अभी बात की, ठीक है, तो उसको ये नाम दे रहा है कि एक्स इज द प्री इमेज ऑफ एच। ठीक है, एक्स इज द प्री इमेजेस ऑफ एच फॉर द हैश वैल्यू एच इज इक्वल टू दिस। तो इस ये जो इक्वेशन है आपके पास एच इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स जो ये आपको नजर आ रही है यहाँ पे, तो ये कहता है कि इसमें ये जो एक्स है आपके पास, ठीक है, ये जो एक्स है आपके पास ये क्या है, इसको नाम दे दिया है प्री इमेज ऑफ दिस। ठीक है, प्री इमेज ऑफ द स्मॉल एच। तो कहता है कि ये जो एक्स है तो ये, चूंकि ये एच जो है तो जनरेट किससे हो रहा है, आपके पास इसी एक्स पे ये एच अप्लाई करने से हो रहा है। ठीक है, तो ये कहता है कि आपके पास ये जो एक्स है तो ये इसका एच का प्री इमेज है। ठीक है, तो इसको प्री इमेज का नाम दिया गया। ठीक है, तो अब ये है क्या चीज, ये असल में एक्स जो है तो आपके पास एक डेटा ब्लॉक है जिसका आप हैश फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, जिसका आप हैश फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, एक बात आपने ये याद रखनी है कि हैशिंग में ये होता है कि आपके पास हैश वन टू मैनी जो है तो मैपिंग उसकी होती है। मतलब फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है कि मैं जब ये एच ऑफ एक्स कैलकुलेट करूंगा तो इससे कोई स्पेसिफिक हैश आएगा। लेट से वो जो हैश आता है, ठीक है, तो उसको मैं लेट से नाम दे देता हूं फॉर एग्जाम्पल H1 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपके पास ऐसी कोई और वैल्यू लाजमी मौजूद होगी जिससे यही H1 जनरेट हो सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट से आपके पास एक और डेटा का ब्लॉक है। ठीक है, एक और डेटा का ब्लॉक है लेट से Y। ठीक है, उस पे जब मैं ये हैश चलाऊंगा तो उससे भी यही जनरेट होगा। मतलब ये है कि आपके पास एच ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई इस केस में दोनों सिमिलर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वन टू मैनी वाली बात की है आपके पास यहाँ पे, ये मैनी टू वन मैपिंग वाली बात की है, उसकी उसका मतलब ये है कि आपके पास मल्टीपल प्री इमेजेस इस तरह से हो सकते हैं। प्री इमेजेस अगेन यहाँ पे जो ये पैरामीटर है इसकी बात हो रही है। मल्टीपल प्री इमेजेस इस तरह से हो सकते हैं आपके पास जिससे एक ही हैश आपके पास जनरेट हो। तो अगर इसको मैं आसान करके लिखूंगा तो मैं इस तरह से लिखूंगा कि लेट से अगर कंसिडर करते हैं हमारे पास H1 एक हैश है, ठीक है, और X एक प्री इमेज है। ठीक है, तो इससे अगर मैं हैश जनरेट करता हूं इस X से, तो इससे H1 आता है। इसी तरह लेट से मेरे पास कोई और है, ठीक है, कोई और जो है तो वैल्यू है तो उससे भी ये H1 आ सकता है। इसी तरह से आपके पास कोई और वैल्यू भी लेट से Z हो सकती है जिससे यही H1 आए। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये मैनी टू वन मैपिंग है। मैनी टू वन मैपिंग है, मल्टी डिफरेंट प्री इमेजेस से आपके पास ये हैश जनरेट हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है। अब अगर मतलब
फॉर एग्जाम्पल लेट से इसमें एक मैसेज है और इससे भी ये हैश जनरेट होता है, और इसमें एक मैसेज है इससे भी ये हैश जनरेट हो सकता है, तो इसको अब एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। नॉर्मली हमें मैसेज की इंटीग्रिटी का कहां से पता लगता है कि ये मैसेज ठीक पहुंचा है? हमें हैश से पता लगता है, ठीक है, क्योंकि हम हैश उसका दोबारा कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैसेज है एक्स, ठीक है, उसके साथ उसका हैश कैलकुलेट करके लेट से एच कैलकुलेट करके इसे भेजा जाता है, ठीक है, इसको भेज दिया जाता है। अब दरमियान में यहां पे क्या होता है, इधर दरमियान में आपका कोई भी इंट्रूडर खड़ा है और उस मैसेज को इंटरसेप्ट कर देता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास लेट से अगर कोई ऐसी वैल्यू जिसका हमें पता लग जाए जैसे यही हैश जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो अगर हमें मिल जाती है, तो यहाँ पे ये x और h का जो मैसेज का पोर्शन है, हमने कहा था कि इसको साथ में भेजा जाता है, तो यहां से x हटा के, ठीक है, ये अटैकर क्या करेगा, y लगा देगा, क्योंकि उससे भी यही हैश जनरेट हो रहा है, ये देख लें, उससे भी यही हैश जनरेट हो रहा है, और इसको भेज देगा आपके रिसीवर के पास, ठीक है। तो इसके पास मैसेज जब ये मिलेगा इसे, ठीक है, तो ये जब ये करेगा कि इससे हैश जनरेट करेगा, ठीक है, और उसको फिर इसके साथ मैच करेगा, तो वो दोनों सिमिलर होंगे, तो ये तो यही कंसिडर करेगा कि मैसेज की इंटीग्रिटी खराब नहीं हुई, मतलब मैसेज जिस हालत में भेजा गया था एग्जैक्टली उसी हालत में मुझे मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इशू आ सकता है अगर आपके पास मल्टीपल से एक ही हैशेस जनरेट हो रहे हो, और वो होते हैं, ठीक है, वो आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। तो अब बात ओरिजिनली हो क्या रही थी कि ये मैनी टू वन जो है तो मैपिंग है, ठीक है, बिकॉज एच इज अ मैनी टू वन मैपिंग, ठीक है। फॉर एनी गिवन हैश वैल्यू एच देयर विल बी मल्टीपल जनरल, देयर विल बी इन जनरल मल्टीपल प्री इमेजेस, ठीक है। तो उसकी हमने यहाँ पे बात कर ली कि आपके पास एक हैश वैल्यू के लिए मल्टीपल प्री इमेजेस हो सकती हैं, ये एक्स वाई और जेड जो है तो मल्टीपल प्री इमेज हो गए आपके पास, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें फिर बात आ जाती है कोलिजन की, ठीक है। कोलिजन कब अगर होती है कि जब आपके पास दो प्री इमेजेस जो कि इक्वल ना हो, ठीक है, मतलब एक डेटा ब्लॉक और दूसरा डेटा ब्लॉक जो कि एक दूसरे के इक्वल ना हो मगर उसके हैश सिमिलर आ रहे हो, तो हम कहते हैं कि कोलिजन हुई है। ये देखें, दो बंदे टकरा गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बिकॉज वी आर यूजिंग हैश फंक्शन फॉर डेटा इंटीग्रिटी, कोलिजन्स आर क्लियरली अनडिजायरेबल, ठीक है। तो कोलिजन्स को अवॉइड करना है, वो एक डिजायरेबल फीचर नहीं है, ठीक है, वो एक अनडिजायरेबल फीचर है, ठीक है, फीचर नहीं बल्कि मतलब एक वो है, ठीक है। तो अनडिजायरेबल क्यों है, वो उसकी वजह मैंने यहाँ पे आपको बता दी है कि अगर इस तरह का इशू आपके पास आता है तो बड़ी आसानी से उसको रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। तो कोलिजन्स को अवॉइड किया जाता है। कोलिजन्स आ सकती हैं आपके पास, मगर यह है अगर आपके पास जो हैश जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो अगर बहुत ज्यादा बड़ा जनरेट होता है तो उसमें फिर कोलिजन का चांस जो है तो आपके पास कम होता है। जितना आपके पास हैश की स्पेस ज्यादा होगी, नंबर ऑफ बिट हैश में ज्यादा होंगे, तो उतना आपके पास कोलिजन मालूम करने का चांस कम होगा। कोलिजन फिर भी उसमें होंगी, ठीक है, मगर ये मालूम करना कि मेरे पास अगर एक्स से एक हैश आ रहा है तो वाई से वही हैश आता है कि नहीं आता, तो उसके लिए आपको काफी एफर्ट करनी पड़ेगी, तो वही फिर वो कंप्यूटेशनली इनफीजिबल वाली बात दरमियान में आ जाती है, ठीक है। तो हैश को हमने बड़ा रखना है, ये अंडरस्टैंडिंग है हमारी, ठीक है। तो ये कोलिजन की बात हो गई और प्री इमेज की बात हो गई कि प्री इमेज क्या होता है और असल में कोलिजन क्या होती है। तो मेनली ये बात जो है तो ये कोलिजन करने के लिए यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स और सिक्योरिटी के कुछ वो हैं। अच्छा, अब जो कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन के, तो उसको डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले तो हमने बात की थी कि किसी भी फंक्शन को, किसी भी हैश फंक्शन को जब हम इनपुट देते हैं तो वो इनपुट वेरिएबल साइज का होता है, ठीक है, उसका फिक्स साइज नहीं होता, ठीक है। तो हम उसको किसी स्पेसिफिक साइज में लाने के लिए क्या करते हैं, उसके साथ पैडिंग करते हैं। ये बिल्कुल शुरू में जब हमने हैश फंक्शंस पिछले वीक में स्टार्ट किए थे तो उस टाइम पे हमने बात की थी, ठीक है। तो इनपुट उसका क्या होता है, वेरिएबल साइज का होता है, मगर आउटपुट फिक्स साइज का जनरेट होता है। वो इस वजह से क्योंकि उसके साथ हम पैडिंग वगैरह और उसकी लेंथ जो है तो उसके साथ अपेंड करते थे, ठीक है। तो फिक्स लेंथ का आउटपुट उससे जनरेट होता है, ठीक है। तो आउटपुट फिक्स लेंथ का होगा। एफिशिएंसी क्या चीज है, ठीक है, एफिशिएंसी आपके पास असल में जो हैश आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उसकी कंप्यूटेशन की बात हो रही है, ठीक है, कि उसकी कंप्यूटेशन एफिशिएंटली हो सके। ये ना हो कि आपके पास एक हैश जनरेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, ठीक है। तो एच ऑफ एक्स जो हैश आप कैलकुलेट करना जा रहे हैं,
इज रिलेटिवली इजी टू कंप्यूट फॉर एनी गिवन एक्स, ठीक है। तो किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए आप एच ऑफ एक्स जो है तो अच्छा आसानी से कंप्यूट कर सकेंगे, मेकिंग बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन में भी जो है तो आपके पास आसानी हो, दूसरी बात ये कि उसकी कंप्यूटेशन में भी टाइम बहुत ज्यादा ना लगे, तो आप उसको कर सकते हैं। तो ये एफिशिएंसी हो गई इसकी, ठीक है। अब नीचे जो इसके बाद ये तीन चीजें आ जाती हैं, ये प्री इमेज रेजिस्टेंट, सेकेंड प्री इमेज रेजिस्टेंट और कोलिजन रेजिस्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे बार बार यूज होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्री इमेज रेजिस्टेंस क्या होती है, वन वे प्रॉपर्टी है कि आपके पास अगर कोई हैश जनरेट होता है एच, तो इस हैश से वापस आप इसका प्री इमेज ना निकाल सकें, ठीक है। इस हैश से वापस आप इसका प्री इमेज ना निकाल सकें। मतलब अगर मैं बोर्ड पे जाऊं वापस, ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये बाकी सारा कुछ मैं मिटा देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हैश जनरेट होता है एच के नाम से, ठीक है। ये हैश हमारे पास जनरेट हुआ और ये हैश किस प्री इमेज से जनरेट हुआ, एक्स से जनरेट हुआ, ठीक है। तो अगर फर्ज करें मेरे पास ये एच होता है, ठीक है, यूजुअली आप देखते हैं ना मैसेजेस के साथ उसका हैश जाता है, ठीक है, उसकी इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए। तो मेरे पास अगर ये एच होता है तो इस एच के थ्रू मैं ये पता ना लगा सकूं कि ये इसका प्री इमेज क्या था, ठीक है। मतलब इससे मैं एक्स की वैल्यू ना निकाल सकूं, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फॉर एनी गिवन वैल्यू, एनी गिवन हैश वैल्यू एच, इट इज कंप्यूटेशनली इनफीजिबल टू फाइंड y such that h of y is equal to h। तो वहां पे हमने h of x यूज किया है, यहाँ पे y यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर आपके पास h गिवन है तो आप इधर से ये y कंप्यूट ना कर सकें सिर्फ h से, ठीक है। तो अगेन वही बात मैंने यहाँ पे की कि अगर फर्ज करें ये h कहीं पे है आपके पास, ठीक है, तो इससे ये x आप ना निकाल सकें, ठीक है। तो वो कंप्यूटेशनली आपके पास इनफीजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक जो है तो रिक्वायरमेंट है इसकी। अच्छा, सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट क्या होता है, ठीक है, जो कि वीक कोलिजन रेजिस्टेंट भी जिसको कहा जाता है। अगर अच्छा अब ये देखें, ये थोड़ा सा यहाँ पे चूंकि ये जो प्रॉपर्टी है और इसके बाद जो प्रॉपर्टी आ रही है, तो इनके दरमियान थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होती है कि दोनों में फर्क क्या है। तो इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे, ठीक है। इधर बात ये हो रही है कि लेट से आपके पास एक प्री इमेज गिवन है एक्स, ठीक है, मैसेज का ब्लॉक एक्स आपके पास गिवन है, ठीक है। और इससे आपके पास जब आप इस पे, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा उधर करके लिख देता हूं, आपके पास x एक प्री इमेज गिवन है, ठीक है। इस x पे आप क्या करते हैं कि आप हैश का फंक्शन लगाते हैं, ठीक है, और इससे हैश जनरेट होता है आपके पास ये, ठीक है। अब ये x मेरे पास फिक्स्ड है, ये बात आपने याद रखनी है कि x फिक्स्ड है, कोई मैसेज है, ठीक है, जिसका हैश मुझे मिला है, ठीक है। तो मैसेज भी मुझे पता है, मेरे पास हैश भी है, ठीक है। तो अब चक्कर क्या है कि आप अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, यहाँ पे देखें ये क्या कह रहा है कि फॉर एनी गिवन ब्लॉक एक्स इट इज कंप्यूटेशनली इनफीजिबल टू फाइंड अनदर वाई, ठीक है। आप ऐसा कोई वाई, ठीक है, जो कि एक्स के इक्वल ना हो, ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू जो कि एक्स के इक्वल ना हो वो मालूम कर सकें जिसका हैश एग्जैक्टली इसके इक्वल होता है, ठीक है। कि मेरे पास x गिवन है, मैं कोई ऐसी वैल्यू y फाइंड आउट करना चाहता हूं जिसका हैश x के इक्वल आता है, ठीक है, x से जो हैश जनरेट हो रहा है वो आपके पास इक्वल आता है। तो ये कंप्यूटेशनली इनफीजिबल हो कि आप ऐसी कोई वैल्यू निकाल सकें, ठीक है, जिसका दोनों का हैश आपके पास सिमिलर है, ठीक है। तो ये आपके पास जो प्रॉपर्टी है ये सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूं क्योंकि वो दूसरी मैं इसके नीचे लिखूंगा और दोनों में फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सेकेंड प्री इमेज रेजिस्टेंट, ठीक है। तो ये मैंने इसके साथ लिख दिया, ठीक है जी। यहां तक फॉलो कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है? नो सर, अभी तक नहीं है। ठीक है जी। तो अच्छा, ये सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट हो गया हमारे पास। ये यही बात जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है तो ये इधर लिखी हुई है, अच्छा यहाँ पे है, ठीक है।
मगर ये कि बाद औकात ये इस तरह से फिर समझ में नहीं आती। अब कोलिजन रेजिस्टेंट क्या है, जो कि स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंट है, ठीक है, ऊपर वीक कोलिजन रेजिस्टेंट है और नीचे स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंट है, जिसे जनरली कोलिजन रेजिस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि इट इज कंप्यूटेशनली इनफीजिबल टू फाइंड एनी पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट दोनों का हैश आपके पास सिमिलर आए, ठीक है। अब जरा देखें, इधर मैं अगर इस चीज को लिखूंगा तो यहाँ पे ये सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट मैंने लिखा, इधर मैं नीचे लिख लेता हूँ कोलिजन रेजिस्टेंट, और दोनों के दरमियान डिफरेंस बताता हूं आपको, ठीक है। ये आगे हम फिर एक अटैक भी पढ़ेंगे जिसमें इसी की बात हम करेंगे, ठीक है। ये आपको ये कह रहा है कि आप ऐसा कोई पेयर एक्स और वाई का, मतलब दो मैसेज के ब्लॉक्स का ऐसा कोई पेयर फाइंड ना कर सकें, सही है, जिन दोनों की हैश की वैल्यू सेम आए, ठीक है, एक्स और वाई का ऐसा कोई पेयर। अब इसमें कोलिजन रेजिस्टेंट में और सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट में फर्क क्या है, ठीक है। यहां पे भी हम बात कर रहे थे कि दो वैल्यूज हैं एक्स और वाई की, जो कि दोनों एक दूसरे की इक्वल नहीं है, ठीक है। अगेन वही बात यहां पे भी होगी कि एक्स और वाई दोनों की इक्वल नहीं होंगे और दोनों का हैश जो है तो सिमिलर आएगा, ठीक है। तो यहां पे भी हम यही बात कर रहे हैं कि एक्स और वाई की वैल्यूज हैं, दोनों एक दूसरे की इक्वल नहीं है और हैश उनका सिमिलर आए, ठीक है। तो इस तरह की कोई वैल्यू मैं ना निकाल सकूं, मगर यहां पे हम एक्स को फिक्स नहीं कर रहे, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उधर हम कह रहे हैं कि गिवन स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ डेटा, ठीक है, इधर हम एक्स को फिक्स कर रहे हैं, मतलब एक्स चेंज नहीं हो सकता। एक्स हमारे पास ऑलरेडी एक ब्लॉक गिवन होगा, उसके अगेंस्ट हमने वाई ढूंढना है, ठीक है। यहां पे जब आप इस चीज को देखेंगे तो इधर आप एक्स वाई का ऐसा कोई पेयर मालूम करना चाह रहे हैं जिनका हैश दोनों सिमिलर आते हैं आपके पास। इधर आप बाउंड नहीं है कि आप वही एक्स यूज करेंगे जो कि गिवन है आपके पास है, सही है। तो इधर एक्स की वैल्यूज में आप सर्च कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यूज मल्टीपल उठाएं, वाई की वैल्यूज मल्टीपल उठाएं, सबका हैश कैलकुलेट करें, दरमियान में देख लें किसके साथ मैच होता है, ठीक है। तो इधर आगे हम देखेंगे एक प्रॉपर्टी है जिसे बर्थडे पैराडॉक्स कहा जाता है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट हम देखेंगे कि इधर रिलेटिवली हमें कम टाइम लगता है इस तरह का पेयर मालूम करने के लिए, बजाय इसके कि हम इस तरह का काम करें, ठीक है, कि एक्स हमारे पास गिवन हो और उसके लिए हम वाई की तलाश करें, ठीक है। तो ये उधर हमें क्लियर हो जाएगा। तो ये कोलिजन रेजिस्टेंट और इसमें दोनों में ये फर्क है, ठीक है, कि कोलिजन में आप ऐसा पेयर मालूम करते हैं रिगार्डलेस, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, ऐसा कोई पेयर एक्स और वाई का मालूम करते हैं जिन दोनों का हैश आपके पास से मिलर आता है। और सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट में ये है कि एक्स आपके पास फिक्स होगा, तो इस एक्स के लिए इससे जो हैश आ रहा है, तो ये हैश जनरेट करने के लिए हमें कोई वाई चाहिए होगा, ठीक है, कि एग्जैक्टली यही हैश उससे आए, ठीक है जी। तो ये बात यहाँ पे की हुई है। और सूडो रैंडमनेस का मतलब ये है कि वो तो रैंडम नंबर्स जनरेशन का सारा काम जो है तो हमने वैसे भी छोड़ा हुआ है इसमें, मगर ये है कि एच जो आपके पास, ये जो एच का फंक्शन है, तो ये स्टैंडर्ड्स मीट करे सूडो रैंडमनेस के लिए, तो ये स्टैंडर्ड्स तो हमने पढ़े नहीं हुए, ठीक है, मगर बहरहाल ये जहन में रहना चाहिए कि बस सूडो रैंडमनेस दरमियान में इन्वॉल्व है, ठीक है जी। तो अब आते हैं इधर जरा, ठीक है। ये इमेज हमें क्या बता रही है कि आपके पास अगर फर्ज करें कोई भी हैश फंक्शन कोलिजन रेजिस्टेंट होगा, ठीक है, इधर की बात कर रहे हैं यहाँ की, ठीक है, अगर कोई भी हैश फंक्शन कोलिजन रेजिस्टेंट होगा तो वो क्या होगा, वो सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट भी होगा, क्योंकि ये इंटरनल जो कोलिजन रेजिस्टेंट का सर्कल है वो सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट के अंदर लगा हुआ है, ठीक है, वो उसके अंदर लगा हुआ है। तो कोई भी अगर आपके पास फंक्शन कोलिजन रेजिस्टेंट होगा तो वो सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट भी होगा, ठीक है। आपके पास कोई भी कोलिजन रेजिस्टेंट फंक्शन प्री इमेज रेजिस्टेंट भी हो सकता है, वो नहीं भी हो सकता क्योंकि ये पोर्शन इससे बाहर है, ये राइट साइड वाला, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट फंक्शन, ये जो प्रॉपर्टी जिन फंक्शंस में होगी तो उसमें कोलिजन रेजिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये बाहर वाला पोर्शन, ये देख लें, ये वाला जो पोर्शन है तो ये कोलिजन रेजिस्टेंट से बाहर है। तो सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट अगर होंगे तो वो आपके पास कोलिजन रेजिस्टेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसी तरह प्री इमेज रेजिस्टेंट जो है तो सिर्फ और सिर्फ प्री इमेज रेजिस्टेंट भी हो सकते हैं, वो प्री इमेज रेजिस्टेंट और सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट भी हो सकते हैं, जो कि ये पोर्शन है आपके पास, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं वो कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन, ये देखें प्री इमेज रेजिस्टेंट और सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट वाला पोर्शन जो दोनों का इंटरसेक्शन है वो यहाँ पे है। और प्री इमेज रेजिस्टेंट आपके पास कोलिजन रेजिस्टेंट, प्री इमेज रेजिस्टेंट और सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट भी हो सकता है, वो आपके पास ये वाला पोर्शन आता है, ठीक है। मगर ये नहीं भी हो सकता अगर आपके पास फर्ज करें ये वाला एरिया सिलेक्टेड होता है तो, ठीक है, अगर इधर कुछ होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे ये बताने की बेसिकली कोशिश कर रहा है कि अगर फर्ज करें एक प्रॉपर्टी होगी तो दूसरी प्रॉपर्टी हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर कोलिजन रेजिस्टेंट होगा, ठीक है, तो वो लाजमी सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट भी होगा, ठीक है। मगर जरूरी नहीं है कि सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट हो तो वो कोलिजन रेजिस्टेंट भी हो या प्री इमेज रेजिस्टेंट भी हो, ठीक है। तो ये बात हमने ध्यान में रखनी है। या अगर प्री इमेज रेजिस्टेंट हो तो जरूरी नहीं है कि वो सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट भी होगा और कोलिजन रेजिस्टेंट भी होगा, हो सकता है मगर जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे असल में बात ये की गई है। इधर से मैं ये लकीरें वगैरह हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये दोबारा साफ हो जाए। अच्छा जी, तो अब हम जाते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में, तो उसके बारे में अब बात हो रही है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं तो रिक्वायर्ड हैं वेरियस डेटा इंटीग्रिटी की एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। तो अगर आप फर्ज करें हैश और डिजिटल सिग्नेचर दोनों कर रहे हैं जो कि हमने पीछे डिस्कस किए थे, तो उसमें आपके पास ये प्री इमेज रेजिस्टेंट भी होना चाहिए, ठीक है। प्री इमेज रेजिस्टेंट में क्या था ये देख लें यहाँ पे। प्री इमेज रेजिस्टेंट में ये था कि आप हैश की वैल्यू से वापस जो है तो अपने पास ओरिजिनल जो डेटा का ब्लॉक है वो ना निकाल सकें, ठीक है। ओरिजिनल डेटा का ब्लॉक जो है तो आप हैश से ना निकाल सकें, क्योंकि अगर फर्ज करें मैसेज आपके पास इंटरसेप्ट होता है तो वो फिर मैसेज को भी चेंज कर सकेगा और नया हैश भी उससे जनरेट कर सकेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसलिए ये बात की हुई है कि अगर हैश और डिजिटल सिग्नेचर है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे आपको इंटीग्रिटी चाहिए ना, तो इंटीग्रिटी उससे खराब हो सकती है। प्री इमेज रेजिस्टेंट आपके पास इस केस में होना चाहिए। सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस भी जो है तो इसमें होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस क्या है कि आपके पास कोलिजन असल में नहीं आनी चाहिए, जिसमें बेसिकली बात यही की हुई है कि आप कोई ऐसा वाई ना निकाल सकें, सही है, जिससे दोनों हैश सिमिलर जनरेट हो। अगर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, तो सिंपली जो बंदा मैसेज इंटरसेप्ट कर रहा है वो कोई नया मैसेज उठा के उसका हैश जनरेट करके उसको वो दे देगा। और वो कोलिजन रेजिस्टेंट भी होना चाहिए। वो किस केस में, अगर आपके पास फर्ज करें अटैकर एक चोजन मैसेज अटैक करे तो उस केस में जो है तो उसको कोलिजन रेजिस्टेंट भी होना चाहिए। इसकी हम बात करेंगे कि कोलिजन रेजिस्टेंट बेसिकली एक्सप्लॉइट कैसे होती है, तो ये आगे एक वो आ रहा है तो उसमें फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंट्रूजन डिटेक्शन और वायरस डिटेक्शन एक यूज हमने पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि कंप्यूटर में जितनी फाइल्स पड़ी हुई हैं उन तमाम की तमाम फाइल्स को हम क्या कर देते हैं, उन सब का हैश कैलकुलेट करके अपने पास किसी सिक्योर लोकेशन में रख देते हैं और फाइल्स को छोड़ देते हैं। बाद में फिर आके मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से आप हफ्ते बाद कहते हैं कि मैं चेक करता हूं कि कहीं पे कोई वायरस तो नहीं आया है, किसी इंट्रूडर ने कोई फाइल तो चेंज नहीं कर दी, तो आप दोबारा जो है तो तमाम की तमाम फाइल्स का हैश कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दोबारा जब तमाम की तमाम फाइल्स का हैश कैलकुलेट करते हैं तो मैच करते हैं ओरिजिनल हैश के साथ। अगर मैच हो रहा है तो आप कहते हैं कि कोई चेंज नहीं हुई। तो अब यहाँ पे देखें सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस यहाँ पे क्यों होनी चाहिए। यहाँ पे वो इस वजह से होनी चाहिए कि मैं अगर बोर्ड पे वापस जाऊं, लेट से आपने तमाम के तमाम लेट से हमने एक फाइल को वो कर दिया, ठीक है, एक फाइल को हमने क्या कर दिया कि उसका हैश कैलकुलेट कर दिया और उसका हैश लेट से हमारे पास एच आया, ठीक है, क्योंकि सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस की बात हो रही है ना, तो उसका हैश हमारे पास एच आया है। तो अगर आपका इंट्रूडर सही है इस फाइल के लिए, ये जो फाइल है, ठीक है, इससे ये हैश जनरेट हुई है, अगर कोई ऐसी फाइल पैदा कर लेता है, ठीक है, या कोई ऐसी फाइल निकाल लेता है, ठीक है, अपने पास से, या कोई ऐसी फाइल जनरेट कर लेता है जिसका हैश जब हम कैलकुलेट करें तो वो एग्जैक्टली एच आए, ठीक है, जिसका हैश हम कैलकुलेट करें वो एग्जैक्टली एच आए, ठीक है, तो आपके पास क्या करेगा कि वो आपकी ओरिजिनल फाइल को रिप्लेस कर देगा इस नई फाइल से, ठीक है, मतलब ये एक्स को रिप्लेस कर देगा वाई से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो एक्स वाई से रिप्लेस हो जाएगा, आपके पास फाइल चेंज हो गई है, ठीक है, ये वाई लेट से इसमें ये वायरस है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वायरस है, ठीक है, तो वाई आपके पास आ जाएगा। अब जब आएंगे आप चेक करेंगे तो आप इसका हैश कैलकुलेट करेंगे, हैश वही आएगा जो आपने अपने पास सेव किया हुआ था, तो आप कहेंगे कोई वायरस नहीं है मगर वायरस आया होगा, ठीक है। तो सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट ये इस वजह से होना चाहिए आपके पास, ठीक है। हैश और सिमेट्रिक इंक्रिप्शन अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि आप ये सारा का सारा अपने मैसेज को भी आप इनक्रिप्ट कर रहे हो, ठीक है, और उसके साथ हैश को भी इनक्रिप्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें फिर आपको इन इन सब में से किसी चीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, सिमेट्रिक की आपके पास जो है तो डेस्टिनेशन पे ही मौजूद होती है। वन वे पासवर्ड फाइल की हमने बात की थी, हमने कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसको यूज करता है, ठीक है, तो इसमें प्री इमेज रेजिस्टेंस होनी चाहिए। यहाँ पे हमने कहा था कि वो ओरिजिनल पासवर्ड को स्टोर नहीं करता, वो क्या करता है सिर्फ हैश को स्टोर करता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है कि हैश को स्टोर करता है। तो आप जब नया पासवर्ड देते हैं तो वो मैच करता है,
ठीक है, वो मैच करता है उस हैश को उस पासवर्ड के साथ, ठीक है, मतलब उस पासवर्ड का हैश कैलकुलेट करके दोनों हैशेस को मैच करता है, तो अगर वो मैच होते हैं तब आपको ऑथेंटिकेट करता है। तो ये प्री इमेज रेजिस्टेंट इस वजह से होना चाहिए कि अगर फर्ज करें ये बंदा अटैकर आपके हैश से ये वाई निकाल सके, तो वो आपके हैश से पासवर्ड निकाल लेगा ना, तो अगर हैश से उसने पासवर्ड निकाल दिया तो वो आपका पासवर्ड देख के जो है तो वो कर सकेगा। तो ये इस वजह से क्या होना चाहिए, प्री इमेज रेजिस्टेंट जो है तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसके बाद मैक की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने मैक में बात की थी मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स में कि आपके पास क्या होता है कि, एक मिनट मैं उस स्लाइड पे चला जाता हूँ ताकि आपको मैं वो दिखा सकूं। ये देख लें, मैक में हमने कहा था कि टेक एज एन इनपुट अ सीक्रेट की, इसमें एक सीक्रेट की हम देते हैं और एक डेटा ब्लॉक देते हैं, और वो क्या करता है कि हमारे पास एक हैश वैल्यू से जनरेट करता है। ठीक है, विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्टेड मैसेज। ठीक है, तो इस केस में आपके पास चूंकि सिर्फ कोई और मतलब इंक्रिप्शन वगैरह और वो चीजें नहीं हो रही। ठीक है, तो इस केस में भी आपके पास ये तीनों चीजें इस पे लागू होंगी कि आपको प्री इमेज रेजिस्टेंस भी हो। ठीक है, क्योंकि अगर प्री इमेज रेजिस्टेंट ये नहीं होगा तो ये आप जब उससे हैश से वापस जाएंगे तो ये आपको वो जो सिक्योर की है वो मिल जाएगी। ठीक है, सिक्योर की है वो मिल जाएगी, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्री इमेज रेजिस्टेंट ये होना चाहिए। सेकंड, प्री इमेज रेजिस्टेंट इस वजह से होना चाहिए ताकि कोलिजन को जो है तो अवॉइड किया जा सके। ठीक है, और इसकी हम आगे जाके जो है तो अभी बात करते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि कोलिजन रेजिस्टेंस पे ये अटैक कैसे होता है। ठीक है, अगर कोई चीज कोलिजन रेजिस्टेंट नहीं होती, ठीक है, तो उस पर ये अटैक हम कैसे लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी अभी जो है तो आगे आके हम बात करते हैं। ठीक है, तो अटैक्स जो है तो किस टाइप के हो सकते हैं हैश फंक्शन पे। एक ब्रूट फोर्स अटैक है। ठीक है, तो वो तो आपके पास किसी एल्गोरिदम पे डिपेंड नहीं करता। अभी तक जितने भी हमने ब्रूट फोर्स अटैक, जितने जितने भी एल्गोरिदम से ब्रूट फोर्स अटैक देखे हैं तो उसमें हमने देखा है कि एल्गोरिदम का कोई वो नहीं होता, उसमें अमल दखल नहीं होता। वो यूजुअली आपके पास जो स्पेस होती है, चाहे वो की स्पेस हो या किसी चीज की भी स्पेस हो, तो वो अगर बड़ी होती है तो ब्रूट फोर्स अटैक उतना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये देख लें यहाँ पे वही बात हो रही है कि ओनली डिपेंड्स ऑन द बिट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि ये हैश फंक्शन है तो हैश हैश जो जनरेट हो रहा है उसकी बिट की लेंथ की बात हो रही है। इन केस ऑफ अ हैश फंक्शन, अटैक डिपेंड्स ओनली ऑन द बिट लेंथ ऑफ द हैश वैल्यू। ठीक है, तो अगर फर्ज करें हैश की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होगी तो लाजमी बात है उसकी की तमाम कम्बिनेशन ट्राई की जा सकती हैं। ठीक है, तमाम की तमाम कम्बिनेशन ट्राई की जा सकती हैं, तो उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ठीक है, अगर हैश की वैल्यू बड़ी होगी तो इसका मतलब यह है कि आपके पास सर्च स्पेस अब क्या हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो उस केस में उसको उस पर अटैक करना, ब्रूट फोर्स अटैक एटलीस्ट करना जो है तो वो हो जाएगा, कंप्यूटेशनली इनफीजिबल हो जाएगा। मेथड is to pick values at random and try each one until a collision occurs। ठीक है, तो वही कोलिजन की बात हो रही है कि यहाँ पे चूंकि कोलिजन एक अनडिजायरेबल वो है, तो कोलिजन को एक्सप्लॉइट करके जो है तो आप ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, कि आप मतलब रैंडमली वैल्यूज उठाते जाएं और उसका हैश कैलकुलेट करते जाएं और देखते जाएं कि कोलिजन अगर हुई है कि नहीं है। तो जैसे ही कहीं पे कोलिजन अगर होती है तो आपको पता लग जाता है कि हाँ मेरे पास अब मुझे ऐसा कोई डेटा का ब्लॉक मिल गया है जो कि ओरिजिनल डेटा के ब्लॉक के साथ एक ही तरह का हैश जनरेट कर रहा है। ठीक है, क्रिप्टो एनालिसिस में आप क्या करते हैं कि एल्गोरिदम की उसको देखते हैं, खामियों को। ठीक है, उसकी कहीं वीकनेस को जो है तो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिदम की कोई प्रॉपर्टी होगी उसको आप जो है तो वो करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, बजाय इसके कि आप कोई एग्जॉस्टिव सर्च करें इस केस में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है तो आपको पता है कि वो होता है, टेक्निकल होता है। ठीक है, तो आप जरा आते हैं और एक अटैक की बात करते हैं कि कोलिजन रेजिस्टेंट अटैक आपके पास क्या होता है। ये अगेन यही बात हो रही है कोलिजन रेजिस्टेंट की। ठीक है, तो फॉर अ कोलिजन रेजिस्टेंट अटैक एन एडवर्सरी wishes to find two messages or data blocks that yield the same hash function। तो हमारे पास यहाँ पे जो वो है एम है वो क्या है कि हमारे पास दो मैसेजेस या दो डेटा के ब्लॉक्स ऐसे आए जिनसे हमारे पास एक हैश फंक्शन जनरेट हो। ठीक है, तो हमारा एम मेन क्या है वो ये है। द एफर्ट रिक्वायर्ड इज एक्सप्लेन बाय अ मैथमेटिकल रिजल्ट रेफर्ड टू एज अ बर्थडे पैराडॉक्स। ठीक है, जो एफर्ट इसके लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन किया गया एक चीज में जो जिसको कहा जाता है बर्थडे पैराडॉक्स। तो इसकी मैथमेटिकल जो डिटेल है वो आपके बुक में एक अपेंडिक्स में दी हुई है। ठीक है, मगर ये है कि जर्नल इसका जो ऊपर ऊपर का वो है तो वो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बर्थडे पैराडॉक्स क्या चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें,
अब हम बात करते हैं इसकी बर्थडे पैराडॉक्स की कि ये क्या है। ठीक है, इफ वी चूज रैंडम वेरिएबल्स फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इन द रेंज 0 टू n-1, ठीक है, आपके पास एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जिसमें वैल्यूज तमाम की तमाम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, तो उसमें हम क्या करें कि हम रैंडम वेरिएबल्स उसमें से चूज करें, देन द प्रोबेबिलिटी दैट अ रिपीटेड एलिमेंट इज इनकाउंटर्ड एक्सीड्स 0.5, ठीक है, मतलब आपके पास प्रोबेबिलिटी 0.5 से एक्सीड हो जाएगी, कब? जब आप अंडर रूट एन चॉइसेस कर लें, ठीक है, या एन पावर 1/2 चॉइसेस आप कर लें, ठीक है, एन पावर 1/2 चॉइसेस आप कर लें, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी 0.5 से इंक्रीज हो जाएगी जब आप इससे जितना ऊपर जाएंगे, ठीक है। थस फॉर एम बिट हैश वैल्यू, ठीक है, अगर आपके पास एक हैश वैल्यू होती है एम बिट की, तो यूजुअली हम कहते हैं कि 2 पावर एम टोटल पॉसिबिलिटीज बनती है ना उसकी, ठीक है, 2 पावर एम टोटल पॉसिबिलिटीज बनती है, ये तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि की का जितना साइज होता है, जैसे पहले की बात होती थी, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट की स्पेस आपके पास क्या होती थी कि उसका साइज 2 की पावर में हम डाल देते थे, तो एग्जैक्टली वही बात यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है, कि अगर आपके पास एम बिट की हैश वैल्यू है तो टोटल जो आपके पास पॉसिबिलिटीज होंगी वो 2 पावर एम होंगी, ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास 2 पावर एम है, इधर यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटीज एन थी, तो अगर हम एम बिट हैश वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो अगर हम डेटा ब्लॉक्स रैंडम में उठाते जाएंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0.5 से कब बढ़ेगी? जब हम अंडर रूट 2 पावर एम से आगे चले जाएंगे, ठीक है, अंडर रूट 2 पावर एम जब हम अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0.5 से बढ़ जाएगी। 1 प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि मिल गई, मतलब आपके पास जो है तो जो वैल्यू आप उठा रहे हैं वही होगी, ठीक है, तो 0.5 आपके पास 50% चांस है, तो 0.5 से अगर बढ़ती है तो इसका मतलब ये कि आपके पास आधी से ज्यादा प्रोबेबिलिटी, आधे से ज्यादा चांस है कि आपको ऐसी कोई वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, जो कि जिसका हैश वही होगा जो कि आप ओरिजिनली कोई वैल्यू जिसको देख रहे थे, ठीक है, तो इसको अगर आप फर्ज करें, ठीक है, इसी को अगर आप लिख लें तो 2 पावर m/2 आप लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप बेसिकली कर क्या रहे हैं कि जो हैश वैल्यू का साइज है, ठीक है, जो कि m बिट था, उसके हाफ अटेम्प्ट आप कर लें तो उसके बाद आप जो है तो आपको वो वैल्यू मिल सकती है बड़ी आसानी से, ठीक है, ये देख लें 2 पावर m/2 की बात हो रही है ना, 2 पावर m/2 अटेम्प्ट की, तो अगर फर्ज करें 64 बिट की हैश वैल्यू होती है तो 2 रेज टू द पावर 32 अटेम्प्ट्स में आपको ऑलमोस्ट वो क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है, या उसके 1-2 अटेम्प्ट बाद मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके पास जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अब एक बंदा है जिसका नाम है युवल, उसने प्रपोज की थी एक स्ट्रेटेजी इसको एक्सपोज करने की, ठीक है, और वो बेस्ड है सारी की सारी इस बर्थडे पैराडॉक्स के उस पे, ठीक है, इसकी मैथमेटिकल डिटेल्स हैं, अब ये जो बात मैं जुबानी कह रहा हूँ ना, तो इसकी मैथमेटिकल प्रूफ्स मौजूद हैं, ठीक है, तो वो बुक में भी हैं, अपेंडिक्स में दिए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है, वरना तो आपको बस फिर इस बात पे यकीन करना पड़ेगा कि हाँ इतनी अटेम्प्ट्स के बाद मिल जाता है, ठीक है। तो अब जरा कंसिडर करते हैं कि आपके पास एक सोर्स है, ठीक है, ये जरा बहुत हमने किस तरीके से समझना है इसको, मतलब सही तरीके से इसको हमने समझना है, क्योंकि अगर फर्ज करें इधर आप ध्यान नहीं देंगे तो इस पूरे अटैक की आपको समझनी पड़ेगी। अटैक बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है, मैं बोर्ड में भी देखता हूं, अगर बोर्ड की जरूरत पड़ती है तो मैं उसको भी दरमियान में यूज कर लूंगा। आपके पास एक सोर्स है, ठीक है, दैट इज प्रिपेयर टू साइन अ लेजिटिमेट मैसेज एक्स, ठीक है, एक लेजिटिमेट एक सही मैसेज एक्स को साइन करने के लिए वो तैयार है, ठीक है। यहाँ पे इस केस में क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, एक एक मैसेज आएगा, ठीक है, एक बंदे के पास, और वो उसको साइन करेगा, ठीक है, कि मतलब ये चीज ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये चीज क्या है, ये ठीक है, by appending the appropriate m bit hash code and encrypting the hash code with is private key, ठीक है। तो अब क्या होगा कि सोर्स आपके पास तैयार है एक मैसेज x को साइन करने के लिए, ठीक है, उसको साइन करने के लिए by appending the appropriate m bit hash code, ठीक है, m bit का जो हैश कोड इस मैसेज से जनरेट होगा वो इस मैसेज के साथ क्या होगा, कंकेटिनेट होगा और उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा ए की प्राइवेट की के साथ, ठीक है। तो ये अभी रेडी बैठा हुआ है कि मैसेज जिसे मिलेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा कि उसे इनक्रिप्ट करके मतलब हैश कोड को और उसको इनक्रिप्ट करके जो है तो भेजेगा। अब ए की प्राइवेट की के साथ ये क्यों कर रहा है, ठीक है,
ये डिजिटल सिग्नेचर अपना डालना चाह रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे हम साइन की बात कर रहे हैं, सिग्नेचर डालना चाह रहा है, तो इस वजह से ये एक ही प्राइवेट की के थ्रू जो है तो उसको इनक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब अपनी प्राइवेट की से, और जिस बंदे के पास जाएगा तो वो इधर से इसको डिक्रिप्ट कर देगा। तो मैं बोर्ड पे यहाँ पे जरा लिख लेता हूँ, हमारे पास मैसेज है लेजिटिमेट, मतलब जो ओरिजिनल मैसेज है वो एक्स है, सही है। सोर्स हमारे पास यहाँ पे है ए, जो कि रेडी है मैसेज को साइन करने के लिए, ठीक है। तो इसकी अब हम बात करते हैं। अब क्या करता है कि आपका जो ओपोनेंट होता है या जो अटैकर होता है वो क्या करता है कि अगेन ये 2m/2 वेरिएशन जो है तो जनरेट करता है इस मैसेज की, ठीक है, इसी एक्स मैसेज की, ठीक है, मैसेज इसके पास है, ठीक है। तो इसकी वेरिएशंस 2 आपके पास है ओपोनेंट, ठीक है, या अटैकर, ये क्या करता है कि 2m/2 वेरिएशंस ऑफ एक्स जनरेट करता है, जिसको लेट से हम एक्स डैश बोल लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसकी वेरिएशंस जनरेट करता है। अब देखें इस मैसेज में, इस एक्स में जो चीज लिखी होगी, ठीक है, तो इस एक्स कॉम्प्लीमेंट में भी एग्जैक्टली वही चीज लिखी होगी, ठीक है। अब इसको समझें, ठीक है, ऑल विद एसेंशियली द सेम मीनिंग। मतलब फॉर एग्जांपल मैं क्या करूं कि इधर एक्स में जो मैसेज है उसमें ये लिखा हुआ है कि तुम 8 बजे मेरे घर आओ, ठीक है, तुम आज 8 बजे मेरे घर आओ, ठीक है। तो उसी को रीफ्रेस करके आप एक्स कॉम्प्लीमेंट जो है तो निकाल लेते हैं, 2m/2 वेरिएशन उसकी निकाल दें, ठीक है। मतलब मल्टीपल वेरिएशन इसी मैसेज की जिसकी मीनिंग चेंज ना हो, ठीक है, जिसकी मीनिंग चेंज ना हो, इसकी 2m/2 वेरिएशंस आप इसी मैसेज की निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इसेंशियली इस मैसेज की और इस मैसेज की मीनिंग सेम होगी, सिर्फ वर्डिंग डिफरेंट होगी, ठीक है। तो आपके पास वेरिएशन इसकी 2m/2 आ जाएंगी। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। द ओपोनेंट प्रिपेयर्स अ फ्रॉडुलेंट मैसेज, ठीक है, एक ऐसा मैसेज जो कि डिफरेंट है अब एक्स से, ठीक है, वाई जो है तो वो प्रिपेयर करता है, ठीक है, जिसके लिए वो ए के सिग्नेचर चाहिए होगा इसे। ये असल में करना क्या चाह रहा है कि ये ए के सिग्नेचर के साथ इस गलत मैसेज को भेजना चाह रहा है, ठीक है। ये जो वाई है गलत मैसेज इसको भेजना चाहता है। तो आपके पास इसके पास जो है तो एक फ्रॉडुलेंट मैसेज है, ठीक है, वाई जो कि इसने जनरेट किया है, जो कि ये चाहता है कि ए के सिग्नेचर के साथ ये वाला मैसेज या इस मैसेज की कोई वेरिएशन जो है तो ये भेजे। अब ये करेगा क्या कि जिस तरह इसने ऊपर किया था कि x के 2m/2 वेरिएशंस निकाली थी, इसी तरह y की मीनिंग के साथ, ठीक है, 2m/2 वेरिएशंस ऑफ y भी ये निकाल लेगा, ठीक है, जिसे लेट से हम y डैश बोल लेते हैं, ठीक है। अगेन मीनिंग इसकी और इसकी सेम होगी, ठीक है, मीनिंग इसकी और इसकी सेम होगी। हम वही काम कर रहे हैं, ओरिजिनल मैसेज के सेम मीनिंग के साथ 2m/2 वेरिएशन हमने निकाली, जो मैसेज जिससे जो कि गलत मैसेज है, ठीक है, जो कि ये भेजना चाहता है, उसकी 2m/2 वेरिएशन इसने निकाली, ठीक है। तो ये कुछ वेरिएशन हो गई और ये कुछ वेरिएशन हो गई। अब वहां पे हमारे पास जो बर्थडे पैराडॉक्स था, ठीक है, तो उसमें ये कहा हुआ था कि जब आपके पास 2m/2 अटेम्प्ट्स हो जाएं, ठीक है, 2m/2 अटेम्प्ट्स हो जाएं, तो आपके पास क्या हो जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी है तो वो बढ़ती जाती है। तो लेट से हम कंसिडर करते हैं कि ऑन एवरेज हमें 2m/2 अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है, 2m/2 अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे किसी भी एक स्पेसिफिक हैश को ढूंढने के लिए कि सिमिलर है कि नहीं है दो पेयर्स के दरमियान, ठीक है। हमारे पास कोलिजन रेजिस्टेंट में क्या था कि आपके पास कोई ऐसा पेयर ढूंढना मुश्किल हो जिनकी दोनों के हैश के वैल्यू आपके पास क्या आए, सिमिलर आए, ठीक है। ये कोलिजन रेजिस्टेंस हमारे पास ये कहती थी ना, ठीक है। तो यहां पे अब हम x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इन दोनों के दरमियान ऐसा कोई पेयर देखेंगे, ये 2m/2 वेरिएशंस हैं, ठीक है, x की, और ये जो है तो y की, इसका कोई ऐसा पेयर ढूंढेंगे जिन दोनों का हैश हमारे पास सिमिलर है, ठीक है। तो ओपोनेंट जनरेट्स माइनर वेरिएशन y कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक गलती मैंने की है, 2m/2 वेरिएशन इधर x की हमने कैलकुलेट करनी है मगर y की 2m/2 नहीं करनी, ठीक है, ये y की 2m/2 नहीं करनी, ये आपको बहुत कम चाहिए होंगी,
माइनर वेरिएशंस आपको यहाँ पे चाहिए होंगी, क्योंकि उधर ऑलमोस्ट आपने बहुत सारी वेरिएशंस उसकी कैलकुलेट कर ली हैं। तो अब आप थोड़ा सा भी उससे आगे जाएंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है तो 0.5 से ऑलरेडी बढ़ चुकी है, ठीक है। 2m/2 तक जो है तो 0.5 पे पहुंच गई है। उससे आगे जितनी भी वेरिएशंस आप अगर फर्ज करें कैलकुलेट कर रहे हैं किसी और मैसेज की, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि इसकी हर एक वैल्यू की हैश कैलकुलेट करेगा और इसके हर एक वैल्यू की हैश कैलकुलेट करेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके पास लेट से इनमें से ऐसी वैल्यू आ जाती है कि जिन दोनों का हैश आपके पास क्या हो, सिमिलर हो, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा, इसे टाइम लगेगा, ठीक है, मगर ऐसे ऐसी ऐसी वैल्यूज, ऐसा पेयर इसके पास आ जाएगा, ठीक है, जिसके थ्रू ये क्या करेगा कि दो हैशेस निकाल के वो कर लेगा कि ये वो है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई यहां तक। अब हम जाते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि द ओपोनेंट जो अटैकर है ऑफर्स अ वैलिड वेरिएशन ऑफ for a signature which can be attached to the fraudulent variation of transmission to the intended recipient। अब opponent क्या करता है कि वैलिड जो वेरिएशन है, ठीक है, वैलिड जो वेरिएशन है, ठीक है, ऑफ मैसेज, ठीक है। तो वैलिड वेरिएशन, अब देखें मैं आपको एक बात बताता हूं। हम ये कह रहे थे कि एक्स ओरिजिनल मैसेज था, ठीक है, एक्स की मीनिंग वही है मगर इसकी वेरिएशन हमने जनरेट कर दी। तो सोर्स ए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे एक मैसेज आएगा एक्स, ठीक है, तो उसे पता होगा कि मैसेज में असल में है क्या या मैसेज की मीनिंग क्या है। फॉर एग्जांपल इसे पता है कि मैसेज मेरे पास ये आना है कि मुझे 8 बजे मिलो, ठीक है, मुझे 8 बजे मिलो, मैसेज मेरे पास ये आना है, मैंने सिर्फ उसे साइन करना है कि हाँ ये बात मैंने ही कही है, ठीक है, कि ये बात मेरी तरफ से ही तुम्हें मिल रही है, मतलब 8 बजे मुझसे मिलो, ठीक है। तो इसी बात को अगर लेट से मैं ऐसे कह देता हूं कि 8 बजे मुझसे मिलो, मैं कहूं आज 8 बजे आ जाना मेरे घर, ठीक है, तो मीनिंग दोनों की सेम हो गई, मतलब मिलने की बात हो गई, 8 बजे आने की बात हो गई। तो अगर फर्ज करें इस सोर्स ए को मैं अब क्या करूं, ये मैं रेड से लिख रहा हूं ताकि आपको पता लगे, ठीक है, इस सोर्स ए को मैं एक्स कॉम्प्लीमेंट दे देता हूं, ठीक है। तो मैसेज की मीनिंग तो चेंज नहीं हुई, ठीक है, मैसेज जो था उसकी मीनिंग तो चेंज नहीं हुई, फ्रेज सिर्फ डिफरेंट हो गया, तो वो तो कोई किसी तरह से भी देख सकता है। तो सोर्स ए जब इसको देखेगा तो इसे लगेगा कि मैसेज ठीक है, ये इसका हैश जनरेट करेगा, ठीक है, तो लेट से उसको मैं एच बोल देता हूं, ठीक है, और इस हैश और इस मैसेज को फिर इनक्रिप्ट कर देगा, ठीक है, अपनी प्राइवेट की से, इस हैश और इस मैसेज को फिर इनक्रिप्ट कर देगा अपनी प्राइवेट की से। तो लेट से इन दोनों को क्या करता है, ये अपेंड करता है, ठीक है, लेट से मैं ये साइन लगा देता हूं अपेंड के लिए, ठीक है, इन दोनों को ये अपेंड कर देता है और इसको, एक मिनट, ये क्या करता है कि मैसेज को और साथ में इसके हैश को अपेंड कर देता है, ठीक है, और इसको इनक्रिप्ट कर देता है अपनी प्राइवेट की के थ्रू, ठीक है। तो प्राइवेट की ऑफ ए के थ्रू ये इसे इनक्रिप्ट कर देता है डिजिटल सिग्नेचर डालने के लिए। तो ये इसका क्या हो गया, डिजिटल सिग्नेचर हो गया, ठीक है। अब ये मैसेज जब ये भेजेगा, लेट से ये बी को भेजना चाहता है, ठीक है, मैं कहता हूं डेस्टिनेशन बी को ये मैसेज भेजना चाहता है, ठीक है, तो ये मैसेज गया बी को जा रहा है, बी को अभी पहुंचा नहीं है, दरमियान में क्या किया हमारे ओपोनेंट ने इसे रोक लिया, ठीक है, हमारे ओपोनेंट ने इसे रोक लिया, ठीक है। तो अब देखें यहां पे हो क्या रहा है कि ये प्राइवेट की के थ्रू ये चीज इनक्रिप्ट हुई है ना, ठीक है। यहां पे देखें, यहां पे बात क्या हो रही थी कि वो encrypting that hash code with encrypting that hash code with is प्राइवेट की, ठीक है, तो ए की प्राइवेट की के थ्रू उस हैश कोड को वो इनक्रिप्ट करना चाह रहा है। अच्छा इसमें एक मिनट, मुझसे थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई है कि ये जो चीज़ जाएगी तो ये इस तरह से नहीं जाएगी, यहाँ पे सिर्फ हैश इनक्रिप्ट होगा, ठीक है, तो इसे मैं ज़रा मिटा के दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। तो होगा क्या कि आपके पास जो इनक्रिप्ट होगा वो आपके पास जो हैश जनरेट हुआ है वो की के साथ वो इनक्रिप्ट होगा, ठीक है, और पूरे मैसेज में आपके पास वो ये मैसेज भी होगा। तो दो चीजें जाएंगी, ये हैश इनक्रिप्ट हुआ है, ठीक है, इसकी प्राइवेट की ऑफ ए के थ्रू, ठीक है, और इसके साथ मैसेज भी अपेंड हुआ है, तो ये पूरा का पूरा आपका मैसेज है, ठीक है, ये जाएगा। अब आपके इंट्रूडर ने क्या किया है कि इसे इस पोर्शन को उठा लिया, ठीक है, इस पोर्शन को इसने उठा लिया। अब देखें
इसके पास एक ऐसा मैसेज मौजूद है, ये y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जिसका मतलब तो डिफरेंट है, वो मैसेज डिफरेंट है, मगर इसका और x कॉम्प्लीमेंट का हैश सेम है। इसका मतलब ये है कि ये जो h यहां पे जनरेट हुआ है, ठीक है, ये इन दोनों का सेम आता है, ठीक है। तो ये कर सकता है कि यहां पे इससे ये x कॉम्प्लीमेंट हटा दे, दरमियान में इसके साथ y कॉम्प्लीमेंट अटैच कर दे, ठीक है, और ये चीज एज इट इज भेज दे, क्योंकि हैश तो चेंज नहीं हुआ ना, हैश तो वही रहा है, ठीक है। y कॉम्प्लीमेंट जो है तो आपके पास y कॉम्प्लीमेंट उसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है, और वो चेंज नहीं हुआ। अब ये वाला पोर्शन इस वजह से चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन इस वजह से चेंज नहीं होगा क्योंकि हैश दोनों का बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। तो डेस्टिनेशन बी पे जब ये जाएगा तो ये जब एक ही पब्लिक की के साथ इसको डिक्रिप्ट करेगा तो इसे हैश मिल जाएगा, इस मैसेज से ये हैश कैलकुलेट करेगा, दोनों के हैश को मैच करेगा, ये सेम इसे नजर आएगा, तो ये कहेगा कि मैसेज की इंटीग्रिटी भी खराब नहीं हुई, ठीक है, और जिस बंदे ने भेजा था तो उसी बंदे से मुझे मिला है क्योंकि उसकी पब्लिक की से जो है तो मैंने वो कर दी। अब देखें यहाँ पे प्राइवेट की का ये कितना खतरनाक बात है यहाँ पे, कि यहाँ पे प्राइवेट की का इसे पता ही नहीं है सिरे से, और फिर भी ये पूरा का पूरा काम करते हुए यहाँ पे इसने जो है तो इसके साथ एक फ्रॉडुलेंट मैसेज को अटैच कर दिया। मतलब फॉर एग्जांपल उसने कहा था कि मुझसे 8 बजे आके मिलो, इधर से ये क्या करता है कि मैसेज चेंज करके जो फ्रॉडुलेंट मैसेज भेज रहा है उसमें ये लिखा हुआ है कि मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है और वो हो जाती है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि इधर तक फॉलो किया आपने, समझ आई है कि ये बात यहाँ पे क्या हो रही है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये अटैक समझना वाला, ठीक है यस जी। सर। तो ये पूरी की पूरी बात हो गई है, ठीक है। तो हैश कोड चूंकि दोनों का सेम आ रहा था तो इस वजह से ये अटैक पॉसिबल था आपके पास। तो ये बर्थडे पैराडॉक्स इसलिए यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। ये एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें एक लेटर है, ठीक है, तो उसमें रीफ्रेजिंग की हुई है, आप देख सकते हैं। मैं अगर इसको जूम करूं और कुछ इंस्टेंसेस सिर्फ इसके दिखा दूं, ठीक है, तो आप देखें मतलब वही जो रीफ्रेजिंग की बात मैंने यहाँ पे की थी कि इसकी पॉसिबल वेरिएशंस किसी मैसेज की, कि मैसेज का मीनिंग चेंज ना हो और आप इसकी वेरिएशंस निकालना चाहें तो वो किस तरह से होगा। तो फॉर एग्जांपल ये देखें, ओरिजिनल मैसेज अगर था कि एज द डीन ऑफ ब्लैकविल कॉलेज आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ नोइंग लेट्स से चेरिस रोजेटी लेट्स से, ठीक है, इधर तक देख लेते हैं। तो आप देखें इसी का जो इसने अल्टरनेट निकाला है, तो एज डीन ऑफ ब्लैकवेल कॉलेज, ये देखें डैश लगा दिया, 2 स्पेसेस लगा दिए उसकी जगह, द की जगह, आई हैव नोन क्रिस्टी रोजेटी, ठीक है। तो देख लें अगर मैं सिर्फ इधर तक भी इसको देखूं, ठीक है, तो इसकी मीनिंग कोई चेंज नहीं हुई और दरमियान में उसने एक वेरिएशन इसकी निकाल दी है। तो इस तरह से इसकी बहुत सी वेरिएशंस जनरेट हो सकती हैं, ठीक है, मैसेजेस की, किसी भी मैसेज की आप जो है तो बहुत सी वेरिएशंस जनरेट करके इस अटैक को लॉन्च कर सकते हैं। अगेन मैं अगर पीछे यहाँ पे वापस आता हूँ, ठीक है, तो ये जो बर्थडे पैराडॉक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर फर्ज करें कोलिजन रेजिस्टेंट अटैक आप लॉन्च करना चाहें तो आप 2 रेज टू द पावर m/2 जो है तो आपके पास उसकी वो बनेगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक हैश वैल्यू है जिसका साइज 2 रेज टू पावर 64 है, तो आप 2 रेज टू पावर 32 जो है तो टोटल अटेम्प्ट्स आपको करनी पड़ेंगी उसको ब्रेक करने के लिए, जो कि कम है 2 रेज टू पावर 64 से। इसी तरह अगर आपके पास 2 रेज टू पावर 128 होता है तो आपके पास वो हाफ हो जाएंगी, 2 रेज टू पावर आपके पास 64 रह जाएगा। तो वो कंसिडरेबली मतलब आपके पास जो है तो उसका साइज कम हो रहा है, तो इस वजह से ये अटैक आसान होते जाते हैं। हम तो बात ये करते हैं ना कि हमने अपनी सर्च स्पेस बढ़ानी है, मगर इससे आपके पास सर्च स्पेस जो है तो काफी हद तक कम हो जाती है, ठीक है जी। तो इसके बाद जो है तो फिर एक स्पेसिफिक जो है तो वो आ जाता है कि आपके पास हैश कोड जनरेट किया जाए ब्लॉकचेन्स के थ्रू, ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योर हैश कोड, ठीक है, विद जो है तो चेनिंग के थ्रू जो है तो आप उसको वो कर सकें। तो हैश फंक्शन बेस्ड ऑन द साइफर ब्लॉक चेनिंग, ठीक है। तो वो किस तरह से होंगे आपके पास यहाँ पे देख लें कि मतलब ये बिल्कुल जनरल फॉर्म है इसकी, ये आगे जो है तो फिर हम देखेंगे क्योंकि ये आगे हमारे पास जो सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम शाह जिसे कहा जाता है, ठीक है, उसमें ये फिर यूज होगा, तो वहां पे फिर स्पेसिफिक्स देखेंगे कि इस एफ के अंदर क्या होता है और क्या चीज होती है। मगर जनरलाइज फॉर्म इसकी ये है कि आपके पास कोई इनिशियल वेक्टर होगा,
ठीक है, इसकी बात हमने पहले भी, अगर आपको याद हो तो, सीबीसी में की थी, साइफर ब्लॉक चेनिंग में। ठीक है, कि ये कोई वेक्टर होता है तो ये अंडरस्टूड होता है हमारे पास इसकी पहले से कोई वैल्यूज डिसाइड होती हैं। ये जो y नॉट y1 y और yl-1 है, ये असल में आपके पास मैसेजेस के ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, कोई इनिशियल वेक्टर और अपने मैसेज का पहला ब्लॉक किसी फंक्शन f को देते हैं, वो उस पर कोई प्रोसेसिंग करके उससे कोई वैल्यू जनरेट करता है या कोई वेक्टर जनरेट करता है। तो दूसरा जो आपके पास फिर अगले ब्लॉक की प्रोसेसिंग के लिए जो वैल्यूज होती है, तो एक तो आपके पास मैसेज का ब्लॉक होता है, दूसरा जो आपके पास प्रीवियस ब्लॉक से जो आउटपुट आया होता है वो एज एन इनपुट इसको जाता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके एफ के थ्रू फिर कोई वैल्यू जनरेट होती है, और इस तरह होते 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 आखिर में जब आप पहुंचते हैं तो आखिरी जो आपका ब्लॉक प्रोसेस होना होता है, तो उससे आखिरी से -1 एक ब्लॉक की जो आउटपुट होता है वो, और आपका जो है तो आखिरी ब्लॉक मैसेज का वो प्रोसेस होते हैं, और उससे आखिर में आपके पास जो आउटपुट आता है तो ये असल में आपका वो हैश होता है। ठीक है, ये आपका वो एच कहलाएगा, कुछ जगहों पे से जी भी नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो एल आपके पास नंबर ऑफ इनपुट ब्लॉक्स हैं, और एन जो है तो आपके पास हैश कोड की लेंथ है। ठीक है, और बी जो है तो इनपुट के ब्लॉक की लेंथ है। ठीक है, आपके पास ये इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, या इनिशियलाइजेशन वेक्टर पीछे जो है तो इसको नाम दिया गया है, और ये जो सीवी लिखा हुआ है तो ये असल में चेनिंग वेरिएबल है। ठीक है, तो शुरू में पहले 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 उसके लिए पहले ब्लॉक के लिए असल में आपके पास इनिशियल वैल्यू होती है। ठीक है, और एफ जो है तो आपके पास कोई कंप्रेशन का एल्गोरिदम होगा जो कि इसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी पूरा का पूरा चक्कर है हमारे पास। अच्छा, अब इसी के बेस पे अगर हम आते हैं तो इसकी बहुत सी वेरिएशंस जो हैं तो सजेस्ट की गई। ठीक है, जिसमें एक प्रपोजल था रेबिन का। ठीक है, जिसमें उसने क्या क्या कहा था कि मैसेज जो आपके पास आया उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, इस तरह से, एंड यूज अ सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन सिस्टम सच एज डेस टू कंप्यूट द हैश कोड। ठीक है, तो ये जो एफ है, ठीक है, वो ये कह रहा है कि यहाँ पे ये एफ आपके पास क्या होगा, ये असल में डेस होगा। ठीक है, तो डेस के थ्रू जो है तो आप हर एक राउंड में क्या करेंगे कि ये एफ की वैल्यू मालूम करेंगे, इसका जो आउटपुट है। ठीक है, तो ये क्या ये रहा है कि आपके पास इनिशियल कोई वैल्यू होगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, हर एक राउंड में डेस क्या करेगा, ये हैश जब कैलकुलेट करेगा तो किस तरह से करेगा कि ये इनक्रिप्ट करेगा मैसेज के उस ब्लॉक को। ठीक है, पिछले पिछले ब्लॉक से जो हैश की वैल्यू आई थी, तो इनिशियली अगर पहला ब्लॉक प्रोसेस हो रहा है तो एच नॉट यूज करेंगे। ठीक है, उसके आगे ब्लॉक्स जो हैं तो फिर आपके पास पीछे की ब्लॉक की वैल्यूज को यूज करते रहेंगे, जिस तरह इस डायग्राम में यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो ये सीबीसी की तरह है, साइफर ब्लॉक चेनिंग की टेक्निक की तरह। मोड्स ऑफ ऑपरेशन जब हमने पढ़े थे ब्लॉक साइफर के, तो उस टाइम इसकी हमने बात की थी। ठीक है, बट इन दिस केस देयर इज नो सीक्रेट की, इस केस में कोई सीक्रेट की नहीं है, ये इनिशियलाइजेशन वैल्यू एज अ की यूज हो रही है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखें एच की वैल्यू जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है ना, तो ये असल में ये चीज कोई इनिशियल वैल्यू शुरू में होगी और उसके बाद आपके पास हैशेस जनरेट होते जाएंगे। तो एंड पे जो आपके पास आखिरी हैश आएगा वो ओरिजिनल, वो आपके पास हैश होगा। ठीक है, as with any hash code this scheme is subject to the बर्थडे अटैक। तो बर्थडे वाला अटैक जो बर्थडे पैराडॉक्स की हमने बात की थी वो इस पे भी हो सकता है। ठीक है, उसकी एक वेरिएशन जो है तो इस पे भी हम चला सकते हैं, वो किस तरह से चलाएंगे अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरी खाना पूरी हमने की थी ये दोबारा करेंगे। इफ द एनक्रिप्शन एल्गोरिदम इज डेस एंड ओनली 64 बिट हैश कोड इज यूज्ड, द सिस्टम इज वनरेबल। ठीक है, उसकी हमने बात की, क्योंकि अगर बर्थडे अटैक है और 64 बिट का हैश जनरेट हो रहा है तो आपके पास 2⁻32 अटेम्प्ट्स में आप इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जो कि कम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो इस पे जो अटैक होता है तो वो मीट इन द मिडल अटैक, एक दफ़ा पहले भी हमने डिस्कस किया था, वही उसी तरह का बर्थडे अटैक की जो है तो एक वेरिएशन मीट इन द मिडल अटैक के थ्रू जो है तो इस पे होती है, जो कि ये। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली जो अभी थोड़ी देर पहले हमने चीज डिस्कस की है तो ऑलमोस्ट उसी की तरह है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंज है। ठीक है, थोड़ी सी इसमें चेंज है, तो इससे मैं थोड़ा सा जल्दी होके जाऊंगा। ठीक है, और मे भी मैं इसमें बोर्ड यूज ना करूं, तो आप अपने जो है तो मतलब अटेंटिव रहें। ठीक है, इस केस में ये कैलकुलेट किया जा रहा है कि इस केस में ये अज्यूम किया जा रहा है कि आपका जो अटैकर है तो उसके पास मैसेज भी है। ठीक है, मैसेज भी है, पूरा का पूरा मैसेज, मतलब ये तमाम के तमाम ब्लॉक्स उसके पास मौजूद हैं। ठीक है, और उसके पास एंड पे आखिर में बिल्कुल जो हैश कोड आया है, ठीक है, मतलब ये वाला हैश कोड, ये भी उसके पास है, ये चीज, और ये जो मैसेज के ब्लॉक्स हैं ये इसके पास मौजूद है। ठीक है, तो ये दो चीजें इसके पास है, मैसेजेस के ब्लॉक्स और एंड पे जो कोड आया है। दरमियान में जो कोड जनरेट हो रहे हैं वो नहीं है उसके पास। ठीक है, अगेन हमने याद करना है कि इधर
एफ से मतलब ये यहाँ पे डेस्क इंक्रिप्शन हो रही है सिर्फ, ठीक है। तो दोबारा आते हैं, फिर लाइनें मिटानी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूँ, ये मिट गया, ये मिट गया और ये मिट गया, ठीक है। तो होगा क्या कि यूज द एल्गोरिथम, अब मैसेज इसके पास है, ठीक है, मैसेज इसके पास है, सॉरी एक गलती फिर मुझसे यहाँ पे हुई है कि इसके पास हैश पहले से नहीं होगा, ये हैश जो जी है ये नहीं होगा इसके पास, ठीक है। इसके पास मैसेज के ब्लॉक्स होंगे, तो अगर मैसेज के ब्लॉक्स हैं तो इसे पता है कि हैश हमारे पास किस तरह से जनरेट हो रहा है। हमारे पास जनरेट हो रहा है कि हम तमाम के तमाम मैसेजेस के ब्लॉक्स को डेस्क से इनक्रिप्ट कर रहे हैं और हर एक ब्लॉक का जो आउटपुट है तो वो नेक्स्ट ब्लॉक के लिए एज इनपुट यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये जी खुद से जनरेट कर सकता है, तो जी जनरेट कर लेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इसे पहले से ही पता है, ठीक है, मगर थोड़ी सी इसको यहाँ पे जो है तो एफर्ट करनी पड़ेगी। अब ये एक मैसेज नया बनाएगा, एनी डिजायर्ड मैसेज, ये देखें एनी डिजायर्ड मैसेज ये बनाता है यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपके पास जो ओरिजिनल मैसेज है उसके एन ब्लॉक्स थे, उससे ये 2 ब्लॉक्स छोटे बनाएगा, ठीक है। अब 2 ब्लॉक छोटे क्यों बनाएगा ये हमें आखिर में पता लगेगा, ठीक है, मगर इसकी हम बात करते हैं। 2 ब्लॉक छोटे बनाएगा और ये करेगा क्या कि कंप्यूट कर लेगा हर एक ब्लॉक के लिए कि हमारे पास इनक्रिप्टेड वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली ये करेगा ये कि ये चेन पूरा का पूरा बना लेगा सिवाय इसके कि आखिरी 2 ब्लॉक्स का बनाए, ठीक है। तो इस ये जो मैसेज है तो इसके लिए पूरा का पूरा ये चेन आपके पास बन जाएगा। अब ये क्या करेगा कि 2m/2, अगेन वापस जाएं, उसकी बात करते हैं जो बर्थडे पैराडॉक्स था, तो उसमें ये क्या करेगा कि 2m/2 रैंडम ब्लॉक्स जनरेट करेगा, ठीक है। हर एक ब्लॉक के लिए ये क्या करेगा कि इनक्रिप्ट करेगा उस ब्लॉक को, ठीक है। और आपके पास जो इनक्रिप्शन आएगी सेकंड लास्ट, इसको इनक्रिप्ट करने के बाद जो हैश आएगा, ठीक है, इसको इनक्रिप्ट करने के बाद जो हैश आएगा, ठीक है। हम असल में ये करना चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा मैसेज हमने निकाल लिया है सिवाय आखिरी 2 ब्लॉक्स के। अब आखिरी 2 ब्लॉक्स हम इस तरह से खुद से कंप्यूट करना चाह रहे हैं, आखिरी 2 ब्लॉक्स हम ऐसे निकालेंगे कि जिसको जब प्रोसेस किया जाए, ठीक है, तो हमारे पास हैश कोड क्या आए, जी आए। हम उसी तरह का अटैक करने जा रहे हैं जो कि बर्थडे अटैक हमने किया था। तो इसीलिए इधर जो मैसेज हम जनरेट कर रहे थे तो उसमें आखिरी 2 ब्लॉक्स हमने छोड़े थे, इन आखिरी 2 ब्लॉक्स को हम रैंडमली जो है तो जो ये रैंडम ब्लॉक्स हमने यहाँ से उठाए हैं ना, तो एक इधर का लगेगा और एक जो है तो आगे का जो हम उठा रहे हैं तो वो साथ में लगाएंगे, ठीक है, ताकि हमें ऐसी कोई वैल्यू मिले आखिरी 2 ब्लॉक्स में जिससे ये जो वैल्यू ओरिजिनली जनरेट हुई थी तो यही जनरेट हो, ठीक है। हम असल में ऐसा पूरे के पूरे ये ब्लॉक्स ऐसे बनाना चाह रहे हैं कि आखिरी जो हैश आया था हमारे पास वो सिमिलर आए, ठीक है। तो इसीलिए जो ओरिजिनल जो मैसेज हमने जनरेट किया था तो वो 2 ब्लॉक्स छोटा किया था, ठीक है। तो हर एक ब्लॉक्स जो एक्स के मैं जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसे सेकंड लास्ट जो उसे इनक्रिप्ट करूंगा, मगर किस चीज से, ये जो आखिरी ब्लॉक था ये वाला, इस मैसेज में जो आखिरी ब्लॉक था इससे जो हैश जनरेट हुआ होगा उससे करूंगा, क्योंकि इसको इसके बाद मैंने लगाना है ना, ये सेकंड लास्ट ब्लॉक मेरे पास बनेगा, ठीक है। जनरेट एन एडिशनल 2m/2 रैंडम ब्लॉक्स, जिसे लेट से हम y कह लेते हैं, इसमें एडिशनल 2m/2 रैंडम ब्लॉक्स हम जनरेट कर देते हैं जिसे हम y कहते हैं। ये y असल में हम आखिरी के लिए लगाना चाह रहे हैं, तो x सेकंड लास्ट होगा और y आखिरी होगा। इसमें अब हम क्या कंप्यूट करना चाह रहे हैं, हम कंप्यूट करना चाह रहे हैं कि इसे जब डिक्रिप्ट किया जाएगा g के थ्रू, ठीक है, जो कि हमारे पास हैश है, तो इससे हमारे पास इस y को जब डिक्रिप्ट किया जाएगा g के थ्रू तो इससे क्या आता है, ठीक है, y को जब डिक्रिप्ट किया जाएगा g के थ्रू तो इससे क्या आता है। तो मैं जरा ये चीज बोर्ड पे लिख रहा हूं और इसको मैं अब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें असल में हम आखिरी 2 ब्लॉक्स जो हैं तो कंप्यूट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं लिखता हूं और इधर फिर इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसको देखें, हमने चूंकि मैसेज के ये n-2 ब्लॉक्स पहले से रैंडमली उठा लिए कुछ ब्लॉक्स, अब हम आखिरी 2 ब्लॉक्स ऐसे लगाना चाहते हैं कि जब इसे मैं इसके साथ लगाऊं और इधर इंक्रिप्शन परफॉर्म हो तो इससे जी जनरेट हो। हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हम जी इससे जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब n/2 का ब्लॉक यहाँ पे n-2 वाला ब्लॉक यहाँ पे प्रोसेस होगा तो आपके पास क्या होगा, यहाँ से जो हैश जनरेट होगा वो n-2 होगा। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या कि इंक्रिप्शन परफॉर्म होगी, ठीक है, इस x की
n-2 से, ठीक है। तो मीट इन द मिडल अटैक क्यों इसको कहा जाता है, अब ये बात हम देखना चाह रहे हैं। जब ये Hn-1 यहाँ पे जनरेट होगा तो असल में Hn-1 क्या चीज है, वो ये चीज है ना कि ये इनक्रिप्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास हमें ये वैल्यू पता है, इसी तरह से हमारे पास जी की वैल्यू भी पता है, ठीक है। इधर हम अब क्या चाह रहे हैं कि हम y की कोई ऐसी वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं जो कि इसके इक्वल आए, ठीक है, जो कि इसके आपके पास इक्वल आए। तो अब उधर से मैंने अगर लेफ्ट से इस तरह से आना है, ठीक है, ये प्रोसेस अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप इनक्रिप्ट करेंगे y को h की बेस में n-1 से, ठीक है, ये चीज होगी। तो अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको डिक्रिप्ट करूंगा ना, मैं डिक्रिप्ट करूंगा, ठीक है, मैं डिक्रिप्ट करूंगा y को g से, ठीक है। तो अगर ये y की वैल्यू g से डिक्रिप्ट होके मेरे पास यही चीज आती है, ठीक है, y की वैल्यू डिक्रिप्ट होके g से मेरे पास यही वैल्यू आती है, तो इसका मतलब यह है कि y की वैल्यू जो मैंने चूज की थी तो वो क्या है, वो आपके पास ठीक आ रही है, ठीक है। ये जो वैल्यू मैंने चूज की थी तो ये बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा जी, तो अब देखें आप क्या करेंगे कि x की वैल्यूज जितनी आपने 2m/2 जनरेट की थी उन सब पे ये चलाते जाएंगे, और y की वैल्यूज जितनी आपने जनरेट की थी 2m/2 उस पे ये चलाते जाएंगे, ठीक है। तो एक टाइम ऐसे आएगा कि इससे रिवर्स पे जब ये चीज जनरेट होगी दोनों से, ठीक है, दोनों से जब ये चीज जनरेट होगी तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि सिमिलर जनरेट हो जाएगी। तो जब सिमिलर जनरेट हो जाएगी तो वो x की वैल्यू यहाँ पे उठा के लगा देंगे, वो y की वैल्यू यहाँ पे आप उठा के लगा देंगे, तो आपके पास मैसेज कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देख लें कि एक टाइम ऐसे आएगा कि आप जब ये चीज करेंगे, ठीक है, और ये चीज करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। जैसे ही ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी तो आप बाकी का मैसेज एज इट इज उठा लेंगे, ठीक है, और ये x सेकंड लास्ट ब्लॉक हो जाएगा, y आपका लास्ट ब्लॉक हो जाएगा। दिस मैसेज हैज द हैश कोड g, इस मैसेज से भी अब हैश कोड g जनरेट हो रहा है। तो अब आप फर्ज करें, देखें ओरिजिनल जो मैसेज आया था, ठीक है, उसको निकाल के ये मैसेज साथ में लगा दें, तो ये जब यूजर के पास पहुंचेगा तो इसका जब वो हैश कैलकुलेट करेगा, ठीक है, तो वो हैश भी जी आएगा, और जो उसके पास मैसेज के साथ जो हैश अपेंड है वो भी जी है, तो वो कहेगा कि हाँ ये आपके पास जो मैसेज है तो ये ठीक आया है, ठीक है। अगर इसके साथ फर्ज करें सिग्नेचर लगा भी होगा इनक्रिप्टेड, ठीक है, तो वही इनक्रिप्टेड सिग्नेचर लगा के जिस तरह पीछे हमने बर्थडे अटैक में किया था वो आप इसके साथ लगा देंगे, तो सिग्नेचर का मसला भी इधर से नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज जो है तो शो की जा सकती है कि आपके पास कोई भी हैशिंग की स्कीम हो तो वो किसी फॉर्म बर्थडे अटैक की किसी फॉर्म के लिए जो है तो उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो अगर फर्ज करें सीक्रेट की कहीं पे यूज ना हो रही हो, ठीक है, उसमें चेनिंग में, ठीक है, पीछे हमने बात की थी कि अगर फर्ज करें आप हैश जनरेट कर रहे हैं और हैश में सीक्रेट की इन्वॉल्व होती है तो वो ज्यादा सिक्योर होता है, ठीक है, वो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी। तो अगर सीक्रेट की इन्वॉल्व नहीं है तो किसी न किसी तरीके से बर्थडे अटैक से उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं कि बस ये स्पेस बढ़ाते जाते हैं, ये जो m की वैल्यू है ना, जो कि हैश के नंबर ऑफ बिट्स हैं, तो इसको बढ़ाते जाते हैं। तो ये जितना ये ज्यादा होगा तो उतना आपके पास ये क्या होगा, प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है। इसके बाद सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम आ जाता है, इसको हम कर लेंगे फिर जुम्मे की क्लास के अंदर।